cineinc.com। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज़ आलम है और ये बैकड्रॉप देखकर आप समझ गए हैं कि हम कहाँ हैं। दुनिया का बेइंतहा मशहूर ये मॉन्यूमेंट है, दिल्ली की जामा मस्जिद है और उवैस सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब आदाब। आदाब। इस जगह का इंतखाब करते वक्त आपके जहन में ये नहीं आया कि थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग हो रही है? मेरा नाम परवेज़ आलम है, आपका नाम उवैस सुल्तान है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, ज़िक्र मुसलमानों का है और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के हवाले से सिर्फ नेगेटिव बातें हैं जिनका जिक्र होता है आमतौर पे। कहीं कोई पॉजिटिव बात है जहाँ से शुरू कर सकें? अमेरिका में और यूरोप में जो हो रहा है, अब ओस्लो में सिनेगॉग पर हमला होता है और मुसलमान एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाते हैं कि हम यहूदियों के हक़ में हैं, हम यहूदियों के साथ हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है यहूदी कब्रिस्तानों पे लगातार हमले हुए और मुसलमान उनकी मरम्मत करने में, दोबारा बनाने में, उसमें पैसे से, जान से और जिस्म के साथ, नौजवान हों, बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, औरत हों, वो सब लोग जो है जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उसी लिहाज से मुसलमान जो है, मुसलमानों के ऊपर अगर हमला होता है, टेक्सास में विक्टोरिया इस्लामिक सेंटर जला दिया जाता है, यहूदी अपनी इबादतगाह सिनेगॉग की चाबी मुसलमानों को दे आते हैं, कहते हैं कि आपकी इबादतगाह बनेगी, हम उसमें मदद करेंगे, पर आप नमाज़ पढ़िए। ये जो एक नई तरह की एक केमिस्ट्री जो है बन कर उभर कर आ रही है यहूदी और मुसलमानों के बीच और तमाम और इंसाफ पसंद लोगों के बीच, उससे इज़राइल और अमेरिका और ख़ास तौर पे जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो बहुत परेशान हैं कि कैसे लिंडा सुरूर जो हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, जो हिजाब पहनने वाली फ़िलिस्तीनी मुसलमान अरबी ख़ातून हैं, वो कैसे वीमेंस मार्च टू वाशिंगटन डीसी की जो है लीडर हो सकती हैं। बहुत दिलचस्प बात बताई आपने और मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, नौजवान, उसको वेलकम करते हैं इस तरह के अलायंसेस को? बिल्कुल, यानी यहूदियों के साथ में बिल्कुल मुसलमानों को एक, अब ये वक्त है आपके मुताबिक कि बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए क्योंकि वो भी मजलूम हैं। बिल्कुल, जो भी तमाम दुनिया के मजलूम हैं उन तमाम लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। वो इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि एक तो उनके ऊपर जुल्म होना बंद हो और दूसरा आने वाले वक्त में कोई दूसरा मजलूम ना बने। तो ये ज़रूरी है कि तमाम तरह के लोग साथ आएँ। अच्छा ठीक है, अब उस पूरे मॉडल को हम इंडिया में ले आते हैं जहाँ आपने कहा कि आप शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी के कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक तरह की जागृति, अवेयरनेस, बेदारी पैदा कर दी। यहाँ का क्या सीन है? यहाँ का जो सीन है बहुत शानदार है। शानदार है इस लिहाज से ये ज़रूर है कि तकलीफ़ और तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोगों के ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। जो लोग नॉन कम्युनल अपने आप को कहते हैं, मानते हैं, जिनका आरएसएस और बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा ज़िंदगी भर में, उनके ख़ानदानों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, कभी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जनसंघ को वोट नहीं दिया, उनके ख़ानदानों ने, उन्होंने जो अपने ताल्लुकात होते थे मुसलमानों से, वो ताल्लुकात ख़त्म किए। एक तरह का जहनी दबाव भी है, लिंचिंग, टारगेटेड वायलेंस, सोशल मीडिया से लेके हर जगह आपको वो नज़र आ रहा है। पर उसके साथ साथ मुसलमानों ने एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू किया है और मुसलमानों ने एक, मुझे ये कहना गलत होगा, एक नैरेटिव, मुसलमानों ने मल्टीपल नैरेटिव्स जो है अपने इर्द गिर्द बुनने और गढ़ने की कोशिश कर रहा है और करने में कामयाब हुआ है। नैरेटिव नंबर 1 ये है कि जिस तरह से इंसाफ का मसला है, मुसलमानों में एक बड़ा एक जो शिफ्ट आया है वो ये है कि वो पार्टीशन का जो ज़बरदस्ती का जो बोझ 70 साल में मुसलमानों के कंधे के ऊपर जो है लादा गया था, उसको मुसलमानों ने उतार के फेंक दिया है। और मुसलमानों ने एक साथ ये भी कहना शुरू किया है कि हम जो है किसी भी तरीके से अपने बराबरी का जो हक़ है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीज़नशिप का में हमें दिया है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुसलमान पहली बार सिटीज़नशिप की पॉलिटिक्स कर रहा है और मुसलमानों ने एक सबसे बड़ी चीज़ मुसलमानों की ये भी है कि मुसलमान जो इजारेदारी थी मजहबी तंजीमों के पास, सिविल सोसाइटी के पास, पॉलिटिकल कुछ ओपिनियन लीडर्स के पास, उन तमाम इजारेदारी और उन तमाम जो है जो ज़िम्मेदारान थे, उनसे आज़ाद होकर उनसे कंटेस्ट नहीं कर रहे कि आप जो है गलत हैं, सही हैं, ठीक है, आप जो हैं आप रहिए, पर एक हम अपने अपने दायरों में बड़ा दायरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उस पर हमारा हक़ है, वो हमारी है, पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे और हम मजबूत बनाएंगे। एक इस सिमत की तरफ जो है मुसलमान गए हैं, नौजवान गए हैं, बुज़ुर्ग गए हैं।
ख़ासतौर पे मुसलमान जो है नौजवान गए हैं। अच्छा, नौजवानों के हवाले से मुझे थोड़ी सी एक बात बताइए। एक मुझे याद है अमेरिकन जो रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर, उसकी कई बातें 19 भी होती हैं, 20 भी होती हैं, मगर दिलचस्प होती हैं। कहीं रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि तकरीबन 2015 तक, 2015 तक जो दुनिया भर की पॉपुलेशन फिगर उनके सामने थी, उसमें यह था कि जितने भी दुनिया के सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जिसमें ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, वगैरह वगैरह, इन सब में जो सबसे ज़्यादा कम उम्र की तादाद है, यानी नौजवान हैं, उसमें मुसलमान जो हैं वो उसको डोमिनेट करते हैं। और डोमिनेट भी ऐसे नहीं करते, मतलब ख़ासा फ़र्क है। यानी कि जो तकरीबन 24 साल की उम्र के मुसलमान हैं, उनके तकरीबन 7% नीचे जो है वो दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके नौजवान आते हैं। यानी कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की तादाद है, एक बड़ी तादाद में उनकी आबादी के हिसाब से, वो मुसलमानों की है। इससे किसी हद तक आप इत्तेफाक करते हैं? ये जो डेटा आ रहा है ये काफ़ी हद तक सही है। उसमें कुछ जो है पीयू की जो ये रिसर्च है इसमें कुछ कमियां हैं टेक्निकल जो है सेंसस के लिहाज से, और जो हिंदुस्तान के पस मंज़र पे या आलमी पस मंज़र पर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पर उसके बावजूद ये बात जो है इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान जो है नौजवान बड़ी तादाद में अपना अहम रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। वो इस लिहाज से भी तैयार क्या हैं। तैयार है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा हकीकत से ज़रा आशना करा दूँ आपको। आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि आज आपको पता है मैं लंदन में एक लंबे वक्त से रहता हूँ, यूरोप में भी खासा सफ़र करता हूँ, लेकिन मुसलमान होना अपने आप में एक शख्स के लिए खासा बैगेज है। यानी उसकी शक्ल देख के, उसकी दाढ़ी देख के, उसका हिजाब देख के, उसका हुलिया देख के, या उसका नाम सुनने के बाद में लोग इम्तियाजी सलूक करते हैं, तफरीक होती है, फ़र्क होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और कहीं ना कहीं उसको ज़िल्लत का एहसास भी होता है। एक बड़ी तादाद में लोग उसको ऊपर से नीचे देखते हैं और गालिबन ये कहते हैं कि देखिए इतने सारे दहशतगर्द हैं, उनका मज़हब भी किसी न किसी तरह से इस्लाम था, या वो कहते थे कि हम वो मुसलमान हैं, या वो जो भी कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं। अब ये डिबेट है कि वो इस्लाम के नाम पे कर रहे थे या अपने किसी जहनी जुनून के तहत कर रहे थे। तो एक तरफ तो ये इमेज निकल के आती है, और दूसरी तरफ आप ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात कह रहे हैं कि मुसलमान नौजवान जो है वो बड़ा उम्मीद अफजा है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है। किस बुनियाद पर ऑप्टिमिस्टिक है? जो आपने जो वर्ड यूज़ किया बैगेज, मुस्लिम आइडेंटिटी एज अ बैगेज, मुसलमानों के साथ हुआ ये कि मुसलमानों के ऊपर एक लादा गया होमोजेनिटी रिलीजियस ग्रुप के तौर पे कि मुसलमान सिर्फ एक से हैं। वो जो सो कॉल्ड टेररिज्म का सवाल था, वॉर ऑन टेरर या उससे पहले का, तो उसमें एक ही शक्ल के मुसलमान वो तमाम तरह के जो बैगेज हैं उसको तोड़ रहे हैं। उस आइडेंटिटी को मल्टीपल तरीके से, प्लूरल तरीके से जो वो हैं उसको वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उन्हें वो बैगेज के तौर पर महसूस नहीं हो रहा। मुसलमान होना वो दाढ़ी वाला है, बिना दाढ़ी वाला है, पैंट शर्ट पहनने वाला है, हिजाब वाली है, खुले बाल रखने वाली है, माइक्रो मिनी पहनने वाली है, वो जैसी है वो है, वो जैसा है वो है, पर वो उसके साथ जीने की कोशिश कर रहा है और वो इंगेज कर रहा है आज के सवालों से। वो एक बड़ा जो है फ़र्क है। इंगेज तो कर रहा है। मैं दिलचस्प बात आपकी ये मैंने जो देखी वो ये कि आपने कहा कि दूसरी कौमों के साथ में, जो दूसरी नेशनलिटीज़ से, जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मजहबी ग्रुप्स हैं, उनके साथ में मुसलमान इंगेज कर रहे हैं, उनको बातचीत भी चल रही है और ऐसा लगता है कि हाँ वो डायलॉग किसी हद तक कामयाब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो अपना डायलॉग है, यानी उन एक्सट्रीमिस्ट के साथ में, जिसमें ओसामा बिन लादेन वगैरह वगैरह पूरा एक लंबा सिलसिला है जिनका, उनके साथ में उसका एंगेजमेंट कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि असल मानों में तो वो एक ऐसा बड़ा ग्रुप है एक्सट्रीमिस्ट का जिनके मुसलमानों वाले नाम हैं और जो इस्लाम के नाम पे चीज़ें करते हैं, और उसका असर पूरी कौम पे होता है। जी, हम उसके साथ एंगेजमेंट कहीं है? देखिए, उसके साथ जो एंगेजमेंट जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं दुनिया भर की, वो जो है मुसलमानों का ख़ास तौर पर एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करती हैं कि एंगेजमेंट हो। अब वो कितनी हकीकत है ये एक बड़ा सवाल है, पर उसके साथ साथ अगर हम देखें हिंदुस्तान के पस मंज़र में देखें और यूरोप में भी देखें, अमेरिका में भी देखें, तो हिंदुस्तान और अमेरिका में और यूरोप में सिर्फ एक फ़र्क है कि अमेरिका में जो फ़िलिस्तीनी नस्ल के, पाकिस्तानी नस्ल के जो लोग हैं, उन लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर वहाँ की आवाम जो है इलेक्शन लड़ा रही है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो या बड़े से बड़ा कांग्रेस का इलेक्शन हो, और उसका ही नतीजा है कि दो औरतें, एक सोमालियन और एक फ़िलिस्तीनी, वो आज जो है अमेरिकन कांग्रेस की जो है मेंबर बनती हैं। दो औरतें अलग अलग मुल्कों की वो वहाँ बन जाती हैं। हिंदुस्तान में वो मौके फ़राहम नहीं हैं। मुसलमानों के जो हमदर्द भी हैं
वो भी मुसलमानों को वो मौके देने के लिए, वो मौकों के लिए तैयार नहीं है। अभी आऊँगा, मैं मुसलमानों की तरफ आऊँगा। मैं ये कह रहा था मुसलमानों के अंदर जो एंगेजमेंट है, मैं आऊँगा मुसलमानों के। मैं उसी सवाल पे आपके जा रहा हूँ, जो एक्सट्रीमिज़म का सवाल है। ये जो तमाम तरह के जो डायलॉग हैं, इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं इस प्रोसेस में क्लेम करने की, ये हिस्सेदारी लेने की, इस बीच में हुआ ये है कि जो नरेटिव एक्सट्रीमिज़म का, एक्सक्लूजन का, आइसोलेशन का होता 2014 के बाद जिसकी तरफ धकेला गया कि आप जो है आप कुछ बन जाएंगे, ये तो अगर इनके ऊपर जुल्म किया ये आतंकवादी बन जाएंगे, वो नहीं हुआ। वो ये हुआ कि मुसलमान जो है, मुसलमानों ने गज़ब की शायरी करनी शुरू की, जुल्म को अपने ज़ाहिर करने के लिए, अपने ख्वाब ज़ाहिर करने के लिए। मुसलमानों ने शिकायतें अपनी शायरी में, आर्टिकल्स में, किताबों के ज़रिए ही नहीं लिखी, मुसलमान सड़कों पर भी आए। उसमें एक जो है मज़दूर भी आता है और जो है शायद बॉलीवुड का कोई मॉडल भी आता है। यहाँ आप भारत की बात कर रहे हैं, चलिए भारत की बात कर लेते हैं। अब मुझे ओवैस ज़रा सा थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में ज़्यादती हो रही है। मुसलमान खुद बहुत बार ये कहते हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी कह देते हैं कि हाँ साहब, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा उनको। और दूसरी तरफ उसके जवाब में लोग थोड़े बावले से हो जाते हैं, बड़े गुस्से में आ जाते हैं, ईंट पत्थर मारने लगते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, कोई इंटॉलरेंस नहीं बढ़ी है, कंट्राडिक्शन है। दूसरी तरफ समझदार लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा क्या हुआ मुसलमानों के साथ, ऐसी कोई ज़्यादती तो हुई नहीं। पिछले 4-5 साल की बात हो रही है जब से मोदी जी भारत के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे थोड़ा बताएं कि आपके पास क्या फीडबैक है, क्या मुसलमान पे पिछले 4-5 सालों में जो भी हालात हैं उसके बिगड़े हैं, हमले ज़्यादा हुए हैं? देखिए, हमले ज़्यादा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हालात बिगड़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, लिंचिंग के बारे में आप जानते हैं, नमाज़ों के ऊपर पाबंदियों के ऊपर जानते हैं आप, घर वापसी के बारे में आप जानते हैं। तो उसके साथ साथ समाजी जो ताना बाना था, जो रिश्ते थे, वो टूट गए। मुझे याद है लखनऊ में एक बुज़ुर्ग औरत जो शायद आज से पहले किसी समाजी मीटिंग में, किसी सियासी उस तरीके से सोचने के लिए नहीं आई होंगी, वो जो है लखनऊ में कैसर बाग में एक मीटिंग में आई, जो योगी आदित्यनाथ की जो है हुकूमत बनने के बाद वहाँ पहली लगभग मीटिंग थी। और वो फूट फूट के रो पड़ी ये बताते हुए कि ईद के मौके पर उनके जो पड़ोसी जो थे, मुसलमान नहीं थे, वो ज़्यादातर वो मुस्लिम इलाके में नहीं रहती थी, पर ईद के मौके पे तमाम बच्चे जो थे उनके, वो आते थे। वो बच्चे हिंदू भी थे और भी तमाम लोग थे, वो बच्चा कह रही थी अपने। पर ईद के मौके पे इस बार कोई भी नहीं आया, और उसके साथ साथ जो है किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया। तो ये उनको जो है सिर्फ उस बात को वो परेशान कर रहा था उनको, और वो फूट फूट के रो रही थी इस बात को। मैं आपकी बात से ये समझा कि जो सोशल फैब्रिक है, समाज का जो ताना बाना है, माशरे का, वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है पिछले 4-4.5 साल में, मोदी जी जब से आए हैं। वो किस तरह से डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा लोगों को ज़रा समझा दीजिए, मुझे भी समझा दीजिए कि वो तरीक़ेकार क्या है, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, कि कैसे समाज का ताना बाना बिखर रहा है, ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान के ताल्लुकात के हवाले से, कि वो डिस्टर्ब हुआ है। जो ताल्लुकात जो ख़राब हो रहे हैं उसकी बुनियाद ये बनाई जा रही है कि मुसलमान अलग हैं, मुसलमान बाहर के हैं, मुसलमान बराबर नहीं हैं, मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा हक़ जो है जो और लोगों का वो छीन रहे हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क में रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर रखा है, तो उन्हें पनिश किया जाए। और ये नरेटिव कहीं ना कहीं गाए बगाए, क्योंकि जो मास साइकोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो आरएसएस मास साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है, और ख़ास तौर पे पिछले 4.5 साल में उसने जो है अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाई है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बढ़ाई है। किस वक्त कौन सा एसएमएस किया जाए, कौन सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए, कौन से कलर का भेजा जाए, कौन सी लैंग्वेज, अगर यूपी है तो उसे 32 से ज़्यादा जगह जो है कल्चरली डिवाइड करके दिन में 50 एसएमएस मैसेजेस भेजने, जो पढ़े नहीं बंदा, पर उसको जो है बस ऊपर नीचे करने में ही उसके असर में आ जाए। तो ज़हनी तौर पर लोगों को बहुत ही तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ज़मीन पे पर्चे बांट के, ज़मीन पे उनको हमवार करके, उनको शाखाओं में शामिल नहीं किया, पर उनको अपनी जैसी जहनियत का जो है हमवार बना लिया। उवैस सुल्तान, वो कौन सी ऐसी 4-5 बातें हैं स्टीरियोटाइपिंग वाली, आप जो समझते हैं, जो मेजॉरिटेरियन व्यू को बनाने में मदद करती हैं, यानी कि आम हिंदू के दिमाग में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप जो कह रहे हैं कि संघ परिवार ने या भारतीय जनता पार्टी ने या उनके जो एलाइज हैं उन्होंने उनके दिमाग में खासी हद तक बिठा दी हैं, वो 4-5 जैसी क्या बातें हैं जिनसे लगता है कि मुसलमान जो है एक्चुअली विक्टिम वगैरह कुछ भी नहीं है,
ये तो भाई एक बार फिर से आक्रमणकारी है, इन्वेडर है, क्या है? जो पहली जो चीज़ उन्होंने बिठाई है वो ये बिठाई है कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। अब बच्चों से बात करें, ये पता नहीं उनको क्या माजून खिलाई गई है कि सबको सब मुसलमान जो है पाकिस्तान से आए हुए नज़र आते हैं। अच्छा। दूसरी जो बड़ी चीज़ ये है कि जो तमाम तरह का जो गोश्त है, चाहे जामा मस्जिद पे पूरे दिल्ली में पाबंदी है गोश्त की कि गाय का गोश्त नहीं बिक सकता, हिंदुस्तान में अक्सर इलाकों में बैन है, तो उसके बावजूद ये बार बार ये एक तरह की तस्वीर पेश की जाती है कि जो मुसलमान है वो गाय खाता है। मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना। हमारी फैमिली बड़ी सोशल है, हम बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले, कभी कहीं गोश्त जो है गाय के गोश्त का मामला नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि मुसलमान जो है भाई इन्होंने तमाम तरह के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर रखा है हिंदुस्तान के, और मुसलमानों का ही अपीसमेंट हुआ है। अभी मुझे हैरानी हुई, एक मैं बड़ी हाई लेवल एक मीटिंग में था, बड़ी शानदार बड़ी ज़िम्मेदार खातून थी, उन्होंने हमें कॉन्ट्रडिक्ट किया, कंटेस्ट किया कि सारे रिसोर्सेज पे तो मुसलमानों ने कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ विक्टिमहुड जो है गाते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। ये एक चीज़ हुई है। चौथी ये चीज़ हुई है कि जो वायलेंस है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ टारगेटेड जो वायलेंस है, उसको एक एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। तो जो लोग हमदर्द भी हैं उन्हें भी ऐसा लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, ऐसे ही है, कुछ मामला नहीं। एंटरटेनमेंट मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे वीडियोज़ आते हैं, वीडियोज़ ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हुए हैं, मिलियंस के हिसाब से लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है, और उसमें यह है कि एक मुसलमान है, उसकी दाढ़ी पकड़ के लोग कह रहे हैं तुम भारत माता की जय बोलो, तुम ये बोलो, जय श्री राम बोलो, और नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसे वीडियोस। और रोका गया बाकायदगी से, और यही नहीं ऑफिशियली वो ऑर्गेनाइजेशन भी खुल के सामने आई, उन्होंने कहा कि हाँ हम नमाज़ नहीं होने देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाली वीडियोस हों, बल्कि और ऑर्गेनाइजेशन आई, और उस पर कहीं ना कहीं एक लेवल पे एक खामोशी भी देखी गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की सत्ताधारी और रूलिंग पार्टी है बरसर इक़्तिदार, उसकी तरफ से खामोशी का इजहार भी देखा गया। मैं सही कह रहा हूँ क्या? खाली जो है खामोशी ने इख्तियार की, उसमें वो पूरी तरीके से शामिल रहे। आप कह रहे हैं शामिल भी हैं? शामिल भी हैं। किस तरह से शामिल हैं? देखिए, चाहे गुड़गांव में नमाज का मसला हो, पाबंदी लगाई गई कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, या गुड़गांव में मस्जिद ही सील कर दी गई, आपको नई मस्जिद बनानी नहीं दी जाती। एक तो आप सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, चलिए हम नमाज के लिए जो है मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिदें नहीं बनानी दी जाती, जो गिनी चुनी मस्जिदें हैं उसके ऊपर सील लगा दी जाती है। नोएडा में भी यही मामला है, जो अभी हाल फिलहाल का, जो दिल्ली के नज़दीक का एक इलाका है नोएडा, उसमें क्या हुआ था? उसमें हाल फिलहाल में अभी जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मज़ेदार तरीके से नोटिस जारी किए मालिकों को, और जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां भी हैं, जो प्राइवेट कंपनियां, उनको ये कहा गया कि आप अपने मुलाजमीन से कहें कि वो पार्कों में जाके नमाज ना पढ़ें। पार्कों में जाके जी, वो इस तरीके से कि जैसे मुलाजमीन को हायर करते हुए ये कंडीशन जो है कि आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ये चेक किया जाए। तो आमतौर पर इससे बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मालिक जो हैं, उन्होंने बहुत सारे मालिक हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं, और बड़ी हिम्मत मिली कि उन्होंने अपनी छतों को साफ़ करा के अपने यहाँ जहाँ नमाज़ें भी नहीं होती थी वहाँ नमाज़ें कराई कि आप यहाँ पर नमाज़ पढ़िए, और ये एक तरह का जवाब था इस तरह की तंजीमों को। पर उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम दिमाग में नहीं आया कि आप अचानक सर्कुलर जारी कर देते हैं। सीधा मकसद था कि जो हायरिंग हो रही है छोटी मोटी जॉब्स पे भी हो रही है, बड़ी जॉब्स पर भी हो रही है मुसलमानों की कॉर्पोरेट में, वहाँ मुसलमानों को इस बेसिस पे, जो आइडेंटिटी के बेसिस पर जो है, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेट और ज़्यादा करना शुरू किया जाए। वैसे अगर मैं पल भर के लिए उनकी तरफ से कुछ सवाल आपसे कर लूँ तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी होगा। हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो देख रहे हैं, वो ये कहेंगे साहब ये बड़ा बायस मामला है, अवैस सुल्तान को पूरा मंच दे दिया गया, वो डिफेंड किए चले जा रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमान दुनिया की सबसे अच्छी कौम है, सबसे पॉजिटिव कौम है, सारी अच्छी बातें करती है, जैसे कोई मसला ही नहीं है किसी भी तरह का। मसला तो है, मसला जैसे ये है कि एक बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि साहब ये 5 वक्त की अजान देते हैं, और आसपास अब क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन हो गया है भारत, एक बड़ी तादाद में कॉस्मोपॉलिटन इस सेंस में हो गया है कि देखिए अब ये जैसे इधर से अजान की और बीच में कुछ आवाज़ें आती हैं, ये मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों के कान में ये जो आवाज़ें हैं ये रस घोलती हैं, ये उसके लिए बेहतरीन काम है, एक वो उठ जाता है अजान। लेकिन जो इस्लाम में यकीन नहीं रखता उसके लिए सिर्फ शोर है, परेशानी है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि पार्कों में जैसे जहाँ पे भी जाते हैं, अगर लोग ये कहेंगे हम टहलने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ देखा पता चला 150-200 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो भाई ये तो कोई बात नहीं होती। तो मतलब एक आप भूल जाइए कि ये कम्युनल सवाल है, लेकिन ये कि रेलेवेंट सवाल है।
किसी हद तक जायज़ सवाल है, इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, आपने जो पहली बात कही कि मुसलमान जो है इस तरह का मामला करते हैं, जो शोर, ये पहली बार है कि आज़ान इस मुल्क में शोर बन गई है। इस मुल्क में भजन हो या भजन संध्याएं हो रात को 2-2, 3-3 बजे, और मुसलमान इलाकों में हो, हिंदू इलाकों में हो, या मिक्स जो पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ पर हो, मजहबी जो तमाम तरह की जो चीज़ें होती थी उसको कभी शोर या इस तरह से नहीं सोचा जाता था। ये ख़ास दौर है जिसमें जो है कुछ ख़ास चीज़ों को शोर बना दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत आराम से होने दी जाती है। तो वो एक इम्तियाज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं, धर्म हैं इस मुल्क में, और ये ज़्यादातर लोग धर्मों के मानने वाले हैं इस मुल्क में, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए समझने की, और उनकी भी आवाज़ें शामिल हैं, यानी लाउड स्पीकर पे या चीज़ों पे, या पार्कों में अगर फंक्शंस होते हैं तो उनके भी फंक्शंस होते हैं, ये आप कह रहे हैं? देखिए, आपने दूसरी बात की थी सड़कों पे नमाज़ पढ़ने की, पार्क में नमाज़ पढ़ने की। पार्क में तो और तमाम चीज़ें हो रही हैं, शाखाएं लगाई जा रही हैं इलीगल तरीके से, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। पहली बार किसी कांग्रेस के लीडर ने जो है सवाल करने की कोशिश की है, लेटर लिखा है, बड़ा अच्छा लगा। पर उसके साथ साथ जो है एक जो है IG रैंक का ऑफिसर जो है कावड़ जो उत्पात मचाते हुए जाते हैं सड़कों पर, उनके ऊपर जो है फूलों से जो है अपने हाथों से जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के फूल डालते हैं, और वो क्या क्या तमाशा नहीं होता इस मुल्क में। वो तमाम चीज़ें तो कंडीशन की जा रही हैं कि हाँ नॉर्मल हैं, पर जो चीज़ें नॉर्मल थी जिसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर जो है माना जाता था, और ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, छोटे छोटे। जुमे की नमाज़ पढ़ने वाले जो है कितने मुसलमान हैं, और कितने मुसलमान हैं उसमें जो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं पर बाकी और वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो जो आपके ऊपर पाबंदियां लगाकर आपको ये एहसास दिलाकर कि आप जो है बराबर नहीं हैं, ये एक खासा ज़ोर है कि आप ये मान लें कि आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, आपको वो तमाम चीज़ें करने का हक़ नहीं है जो हमें हक़ है। तो वो तमाम तरीके की एक खाई जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये खाई जो है, एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, रिमाइंड करा दीजिए, कौन पैदा कर रहा है? ये RSS से जुड़ी हुई जो संघ परिवार का इतना बड़े, जैसे रावण के 10 सर थे तो RSS के तो 100 से ज़्यादा सर हैं। तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे आप उस खेमे को किस शक्ल में देखते हैं? RSS क्या हासिल करना चाहती है? RSS इस देश को मजबूत करना चाहती है। RSS तो इस देश की संस्कृति, वो बार बार कहते हैं जो भी तहजीब है हम उसको बढ़ाना है। दूसरी बात ये कि मुसलमानों को एक्सेप्ट भी करती है RSS। तो ये एलिगेशन, इल्ज़ाम RSS पे बेजा नहीं है? बेजा इसलिए नहीं है क्योंकि RSS जो है हिंदुस्तान को, आप कह रहे हैं मजबूत, वो मजबूत बनाना चाहती है, पर मजबूत किस पैमाने पे बनाना चाहती है? हमारे यहाँ ये है, हम भी मजबूत बनाना चाहते हैं, आप भी मजबूत बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आईन उस मयार पर बना है कि वो चाहता है कि सब मजबूत बने। उसमें यह है कि जो कमज़ोर है उसका हाथ पकड़ के आगे लाया जाए, बराबर में लाया जाए। RSS वो नहीं चाहती। RSS चाहती है जो मजबूत हैं वो और मजबूत हों, और वही जो है इम्तियाज़ करते हुए जो पीछे हैं उन्हें और पीछे धकेल लें, और ये जो मुल्क है ये कुछ लोगों का मुल्क बन के रह जाए, और सिर्फ जो आला ज़ात, जो अपर कास्ट, जो ब्राह्मण हैं, एक तरह से ब्राह्मण रूल के तौर पर पेशवा राज की जो हम बात करते हैं, उस तरीके की तरफ जो है धकेलने की कोशिश है। उसमें औरतें भी बराबर नहीं हैं, दलित भी बराबर नहीं हैं, OBC भी बराबर नहीं है, मुसलमान भी बराबर नहीं है। इस मुल्क में अगर मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो 79 जो % पॉपुलेशन है जो हिंदू हैं, जिन्हें हिंदू सेंसस कंसिडर करता है, वो 4500 से ज़्यादा तरीके से सोशियो कल्चरल जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में डिवाइड है। RSS का जो पूरा मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान को जो है एक ही रंग में, एक ही ज़बान में, एक ही सोच में जो है ढक दिया जाए, ढकेल दिया जाए, और उसके लिए वो लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं, इसे वो मजबूती का नाम देते हैं तो देते हैं, पर ये शायद मुझे लगता है मजबूती नहीं, एक तरह का नुकसान होगा पूरी दुनिया के लिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम बात करें, खुल के बात करें कि जैसे कि जो मोदी रिजीम है, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, नरेंद्र मोदी बनते हैं, और बार बार ये बात कही जाती है कि इस दौरान, यानी उनके रिजीम, उनके सत्ताकाल में जब से बरसर इख्तियार हुए हैं वो, तब से मुसलमानों की हालत खस्ता हुई है, उन पे हमले ज़्यादा बढ़े हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत नहीं हो पा रही है मुल्क में।
इनमें से कितनी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं और कितनी बातों से इत्तेफाक नहीं करते हैं? मैं इन तमाम चीज़ों पे इत्तेफाक रखता हूँ कि जान और माल की हिफाजत नहीं हो रही है, पर ये पहली भी हुकूमतों में नहीं हुई है, इसमें ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं यही आपसे जानना चाहता था कि हिंदू मुस्लिम फसादात तो कांग्रेस के ज़माने में बहुत हुए हैं। मुरादाबाद, अलीगढ़, मैं तो देखता हूँ, मेरठ, आसपास एक लंबी तादाद में। गुजरात में भी फसाद नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम फसाद थे। और इसके अलावा ये मत भूलिएगा, एक हाशिमपुरा का वाक़या है, एक जो मेरठ के नज़दीक और दिल्ली से ज़्यादा 80 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे पुलिस के लोगों ने ज़िंदा मुसलमानों को अपने ट्रक में से पकड़ के और नदी में फेंक दिया था, और फिर जब पता लगा कि वो बच गए हैं, ज़िंदा हैं, उनको गोली मार दी थी, और एक बड़ी तादाद में। और उनका फ़ैसला भी अभी कुछ दिनों हुए जब सामने आया। तब भारतीय जनता पार्टी बरसर इक़्तिदार नहीं थी, मोदी जी का उस सबसे कोई लेने देना नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी थी जो एक बड़े लेवल पे अपने आप को एक बहुत बड़ी सेक्युलर जमात बना के पेश करती है। आपकी फ़िक्र इस हवाले से नहीं है कि वो पार्टियां जो तकरीबन 60 साल मुसलमानों को पूरी तरह से चूसती आई हैं, उनका इस्तेमाल करती आई हैं, उनको अपने लिए ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जिन्होंने बरसर इक़्तिदार आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वो इस वक्त मुस्कुराती हैं और मुस्कुरा के बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाती हैं जैसे सब कुछ बीजेपी ने बिगाड़ा हो। उनका क्या रोल है? देखिए, जो आपने सही कहा, आपने हाशिमपुरा का जिक्र किया। हाशिमपुरा में तो कुछ इंसाफ मिला भी, पर मलियाना में तो अभी जो है चार्जशीट भी गालिबन फ़ाइल नहीं हुई है या गायब हो गई है, उसमें कुछ पहल ही नहीं हुई है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, और ये खाली ये नहीं, जबलपुर से लेके अब तक कहीं इंसाफ नहीं मिला। नहीं, मेरा सवाल ये था कि उन जमातों के बारे में, उन जमातों के बारे में मेरा ये कहना है आपको। मैं आपको एक जो है छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और राजीव गांधी इलेक्शन में जीत कर आए, तो आपको याद होगा कि बड़ी जो है इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी को अभी तक नहीं मिली है जितनी राजीव को मिली थी। 1984 में मिसेस गांधी की मौत के बाद जो इलेक्शन होता है, और उस वक्त बीजेपी का वजूद हो चुका था, और बीजेपी को जो जनसंघ उससे पहले उनका अवतार था, उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और आरएसएस के जो रहनुमा थे बाबा साहब देवरस, जो सर संघ चालक थे, उनसे जो है जर्नलिस्ट ने उनको घेरा, उनको पूछा, भाई आपकी जो है, आप क्या कहेंगे, आपकी जो है जो राजनीतिक इकाई है, राजनीतिक पार्टी है, वो हार गई, सिर्फ 2 सीटें आई हैं। तो बाबा साहब देवरस जो हैं, वो बाला साहब देवरस जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने सरसंघ चालक ने कहा नहीं, हमारी जीत हुई है। तो इसके ऊपर जो जर्नलिस्ट थे वो बड़े हैरान परेशान हुए। तो उन्होंने पूछा कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए हमारी संगठन हारा है पर हमारी विचारधारा जीती है, और विचारधारा से विचारधारा बड़ी होती है किसी भी संगठन से। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ 2 लड़ाइयाँ हैं, एक इलेक्टोरल बैटल है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। आइडियोलॉजिकल बैटल पे कोई जो है लड़ाई लड़ ही नहीं रहा। अब कुछ उम्मीद दिख रही है, जैसे बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, जिसमें कांग्रेस का भी रोल है, सीधे तौर पे कांग्रेस का रोल है, कांग्रेस की पार्टी का रोल है, सरकार का रोल है जो बाबरी मस्जिद को गिराने में, हिंदुस्तान के ताने बाने को तबाह करने में। आरएसएस हर जगह रही है, आज भी कांग्रेस में है, पर बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद सिर्फ जो है एक नेता था जो आज भी जो है उसकी सज़ा भुगत रहा है, उसने नाम लिया और निशाना बनाया आरएसएस को इस मुल्क के दुश्मन के तौर पर। नेशनल लेवल पर आपको कोई नहीं दिखेगा। नेहरू के बाद इंदिरा ने शुरुआत में कुछ कहा, पर इंदिरा, राजीव गांधी, तमाम लोगों ने राइट विंग पॉलिटिक्स की। राहुल गांधी पहली मर्तबा, उनसे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हैं, बहुत तमाम तरह की चीज़ें वो बहुत अजीब गरीब कर जाते हैं, कह देते हैं, बोल देते हैं, फिर भी वो हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पर पोस्ट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पहले लीडर हैं जो आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। ओवैस सुल्तान, आपने राहुल गांधी का नाम ले लिया तो मुझे लगता है कि अब मेरे भी कुछ सवाल बनते हैं। बहुत ही इख्तिसार संक्षेप में मेरा सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि राहुल गांधी किस हद तक ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा शक है इसमें, इसलिए कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राहुल गांधी आए थे 2018 में, और मेरी दोस्त हैं डॉक्टर मुकुलिका बैनर्जी, उन्होंने उनके साथ में सवाल जवाब किए। उन्होंने कम से कम 3 बार ये कोशिश की कि राहुल गांधी सेक्युलरिज्म पर या मुसलमानों की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उन पर कुछ बोलें। राहुल गांधी कुछ बोल के नहीं दिए, घुमा फिरा के बातें करते रहे, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम सब देख रहे हैं कि जिसको सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, कांग्रेस उस लाइन पे है
कि भाई देश में माहौल ऐसा बन गया है कि आप किसी तरह से आम हिंदू को अपने साथ में ज़रूर लेके आइए, और चाहे उसके लिए आपको मुसलमानों के मामलात पे खामोश होना पड़े, वो खामोश भी रहते हैं। और गोत्र वगैरह चीज़ें, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब यही एक वो बात है जिसकी वजह से गालिबन हो सकता है राहुल गांधी को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कुछ कामयाबी हुई है सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से। तो अब आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि वो क्या लड़ेंगे मुसलमानों के लिए या मुसलमानों की हिफाजत के लिए, जो आदमी खुल के कह भी नहीं सकता कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस के अंदर, वो बहुत तशवीशनाक है। और ये कहना ज़रूरी है, जो आपने जो तमाम सवाल उठाए उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तरह की चीज़ जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि राहुल गांधी आरएसएस के ऊपर निशाना बना रहे हैं। वो पहले नेता हैं पिछले 25 साल में नेशनल लेवल पर जो नाम ले रहे हैं आरएसएस को एक दुश्मन के तौर पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको सेक्युलरिज्म का चैम्पियन कह रहा हूँ या वो मुसलमानों के बड़े हमदर्द हो गए। मुझे वो नज़र नहीं आते उनके अंदर। वो कहते हैं, वो दावा उनका ये है, वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि वो नेहरू और गांधी के वारिस हैं सियासी तौर पर, आइडियोलॉजिकल तौर पर वो उन्होंने अभी तक कोई साबित नहीं किया है। बस एक उनका जो शिफ्ट है वो ये कि वो आरएसएस के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और उन्हें ये समझना चाहिए, उनके हमदर्दों को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। उसमें आप हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं चल सकते। देसी घी और डालडा में फ़र्क रहेगा। तो लोग जो है डालडा नहीं लेंगे, देसी घी लेंगे अगर आप जो है उसी का इम्तियाज़ आप करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। पर आपको जो है, जो आरएसएस का मुकाबला इस मुल्क में सेक्युलरिज्म ही है, और सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक, उनकी बराबरी। अच्छा, आपको बोलना ही होगा, और आपको और लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा उन्हें समझाना होगा। आप समझा ही नहीं रहे। मैंने राहुल गांधी के बारे में तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे लगता है कि उसी तरह के अल्फाज का इंतखाब में जो दूसरी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं उनके हवाले से भी करना चाहूँगा। चाहे वो मुलायम सिंह यादव की, जो अब अखिलेश यादव जिसके लीडर हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है जिसके लीडर मायावती हैं, दलितों की बात कहते हैं, इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे इधर के ग्रुप्स हैं जो मुसलमानों की बात कहते हैं इलेक्शन के वक्त, और उसके बाद में फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। मुसलमान आमतौर पे ये कहता है, जो भी पढ़ा लिखा है, और नहीं तो आप मुझे कंट्राडिक्ट करिए, चैलेंज करिए, नहीं बोले आप गलत कहते हैं, बहुत काम किया इन लोगों ने। मुसलमानों के हवाले से कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि एक ही इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमानों का अपीसमेंट हो रहा है, तुष्टिकरण हो रहा है। और तो और बीजेपी के लोग, मैंने इंटरव्यू किया बहुत बार, उन्होंने साफ कहा कि ये बात सही है कि कांग्रेस ने या दूसरी जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं सो कॉल्ड, उन्होंने मुसलमानों का कुछ भी नहीं किया भला। तो ये जो पार्टियां हैं एक हद तक आप कहीं नहीं समझ सकते। आरएसएस बीजेपी की बात तो बाद में करें, पहले तो इन पार्टियों को ज़रा से निपटा लीजिए कि इनका क्या किरदार है। अब फिर इलेक्शन आ रहा है और फिर ये कहेंगे कि हाँ बीजेपी को वोट मत दीजिए क्योंकि बीजेपी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हमें वोट दीजिए, और उसके बाद में 5 साल बाद फिर क्या हश्र होगा। आइडियोलॉजिकल वैक्यूम है इन तमाम अपोजिशन पार्टीज़ में जो नामलेवा है सेक्युलरिज्म का। माफ़ कीजिएगा पर आप ये कह रहे हैं सो कॉल्ड सेक्युलर, पर वो अब अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहलवाने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत मज़ेदार बात है, हिंदुस्तान एक ऐसे दौराहे पे या चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है कि कोई अपने आप को सेक्युलर कहने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगा, आप ये कह रहे हैं सेक्युलर पार्टी, इनकी तो इलेक्टोरल जो है बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, मजबूरियां रहती हैं। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी अपने जो है निकाल दी सेक्युलरिज्म का जो है झंडा अपने हाथों में थामे हुए, उन्हें आज सेक्युलर अपने आप को कहलवाने में परेशानी हो रही है। उन्हें ये कहलवाने में परेशानी हो रही है कि हाँ हम मुस्लिम परस्त हैं या हम जो है और दलित परस्त हैं या और तमाम तरह की चीज़ें। तो हिंदुस्तान काफ़ी बदल गया है। ये क्यों बदला, ये क्या हुआ क्या है? आरएसएस ने, जो मैंने आपको पहले कहा था, विचारधारा की जो लड़ाई है, जो आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई है, उसमें आरएसएस ने खेल ये किया है कि आरएसएस ने लोगों के दिमागों को जीत लिया है और लोगों को एहसास भी नहीं हुआ है कि वो आरएसएस की तरह बनते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आरएसएस में जाना या स्वयंसेवक बनना ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है शाखा में जाकर जो है नेकर पहन के, पैंट पहन के जो है आप जो है कुछ सीखेंगे। आरएसएस एक हवा में जो है एक तरह से उन्होंने अपना असर, अपने ख्याल जो है घोल रखे हैं और वो जो है लोग सांस ले रहे हैं इस वक्त, और वो ये सवाल नहीं कर रहे अपने नाक पे कम से कम जो है एक रुमाल ही लगा देते जैसे दिल्ली के पॉल्यूशन में लगाते हैं। उन्होंने कोई छानने के लिए जो है रुमाल नहीं लगाया, और वो रुमाल जो है नज़रियाती रुमाल हो सकता है, वो सेक्युलरिज्म का रुमाल हो सकता है, वो जो है नहीं तो जहर सीधा अंदर जा रहा है और वो जो है दिमाग पे और दिल पे चढ़ रहा है और उसका सारा असर है। मुल्क का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है आपको हिंदुस्तान का?
मुझे जो है मुस्तकबिल जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे तो जो है रोशन नज़र आ रहा है। रोशन कैसे हो रहा है? ये तो रोशन- इतनी अजीब बातें हैं, नेगेटिव हैं, लोगों का कहीं ना कहीं एक परेशानी है, माइनॉरिटीज़ की अपनी शिकायतें हैं, आप कह रहे हैं रोशन है? रोशन इस लिहाज से कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान हों, दलित हों, औरतें हों, LGBTQ राइट्स वाले लोग हों, तमाम तरह के लोग जो हैं, जिस तरीके से, जिस ज़बरदस्त तरीके से बिना नंबर गेम के कि हम कितने हैं, वो अपने आप को सिटीज़नशिप के सवाल से जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल से जोड़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानते हुए अपने हक़ का दावा कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में आप उठा के देख लीजिए कभी भी, चाहे मुसलमान 6 लाख जमा हो, दलित जो है कितनी ज़्यादा तादाद में शामिल हो गए हों, अपने आप को सड़कों पे ले आए हों, ये कभी हुआ नहीं था उस तरीके से जो रंग बिरंगे तरीके से इस बार हो रहा है। तो इस लिहाज से ये मुझे अगर मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ तो ये जब मैं सैडेट CSDS में काम करता था तो हम बड़े डायलॉग ऑर्गेनाइज़ करते थे, वो डायलॉग थे, पर ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ डीपनिंग डेमोक्रेसी, जो डीपनिंग हो रही है, जो गहराई के साथ जो है मजबूत हो रही है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के मजबूत होने के का भी दौर है। ये बड़ी दिलचस्प बात कही उवैस सुल्तान। आपसे बात करने के बाद में मुझे लगा कि कम से कम 2-3 घंटे आपके साथ और गुजारूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। cineinc.com